प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरएचएल क्लासेस पर। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परिणामी का घुमाऊ गुण, घूर्णों का सिद्धांत और लीवर को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो बीटी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है परिणामी का घुमाऊ गुण। पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसकी परिभाषा है, यदि सभी बल एक ही समतल में कार्य कर रहे हों तो उनके घूर्णों की दिशा का ध्यान रखते हुए उन्हें जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार का यह बीजगणितीय योग ही परिणामी का घुमाऊ गुण कहलाता है। ठीक है। यदि मान लीजिए एक समतल है, एक समतल में कई बल लग रहे हैं। मान लीजिए एक लोहे की ये रॉड है, इस रॉड पे कई बल लग रहे हैं। P1 लग रहा है, P2 लग रहा है, P3 लग रहा है, P4 लग रहा है। तो ये सभी किधर की तरफ लग रहे हैं? सभी की दिशा नीचे की तरफ है। ठीक है। तो कह रहा है कि सभी की दिशा को ध्यान में रखते हुए उन्हें जोड़ा जा सकता है। और मान लीजिए पहले बल की दूरी बिंदु O से कितनी है? D1 है। और मान लीजिए दूसरे बल की दूरी है D2 है। मान लीजिए तीसरे बल की दूरी बिंदु O से D3 है। और चौथे बल की दूरी बिंदु O से D4 है। तो इन सभी का परिणामी गुण बिंदु O के परितः क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था कि गुण होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो पहले वाले बल के लिए बिंदुओं के परितः गुण क्या हो जाएगा? P1 गुणे D1। उसी प्रकार से दूसरे वाले बल के लिए हो जाएगा P2 गुणे D2। P2 बल है और D2 उसकी दूरी है बिंदुओं से। उसी प्रकार तीसरे वाले बल की बिंदुओं से दूरी है D3, तो हो जाएगा P3 गुणे D3। और उसी प्रकार हो जाएगा चौथे बल के लिए P4 गुणे D4। तो सभी की दिशा एक ओर है, नीचे की ओर है, तो सभी को क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। या फिर ऐसे ही जितने भी बल लगे इस पे सभी बलों को जोड़ा जा सकता है। तो जो उन बलों का योग आएगा वो किसके बराबर आएगा? परिणामी के घुमाऊ गुण के बराबर आएगा। ठीक है। तो उससे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? परिणामी के घुमाऊ गुण को हम प्रदर्शित करेंगे समेसन यम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। और सभी को जोड़ देंगे तो वो परिणामी के घुमाऊ गुण के बराबर हो जाएगा। अगला टॉपिक है घूर्णों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? यदि किसी पिंड पर प्रवाम घूर्णों का योग उस पिंड पर प्रदक्षिण घूर्णों के योग के बराबर है तो पिंड घूमने के संदर्भ में संतुलित में होगा। तो पिंड घूमने के संदर्भ में क्या होगा? संतुलन में होगा। मान लीजिए एक कोई पिंड है, उस पिंड पे कई बल कार्य कर रहे हैं। कुछ बलों का घूर्ण प्रवाम दिशा की ओर होगा और कुछ बलों का घूर्ण प्रदक्षिण दिशा की ओर होगा। तो यदि दोनों को अलग अलग जोड़ा जाए, प्रवाम वाले को अलग जोड़ा जाए और प्रदक्षिण वाले को अलग जोड़ा जाए, तो दोनों का योग क्या होगा? बराबर आएगा। और जब बराबर आएगा तो कहा जाए कि पिंड संतुलन की स्थिति में है। ठीक है। इसे ही घूर्णों का हम सिद्धांत कहते हैं। तो घूर्णों के सिद्धांत को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। यदि एक लोहे की रॉड है, उस पर कई सारे बल लग रहे हैं, P1, P2, P3 और P4 लग रहे हैं। और उस रॉड के किनारे पे प्रतिक्रियाएं लग रही हैं, P6 और P5 किनारे पे प्रतिक्रियाएं लग रही हैं। तो इन सारे बलों का बिंदु O के परितः हमें गुण लेना है। ठीक है। तो बिंदु O पे कौन सा बल लग रहा है? P6 लग रहा है। तो बिंदु O पे P6 से जो बल लग रहा है उस बल का बिंदु O के परितः गुण क्या होगा? 0 होगा। क्यों? कि बिंदु O पे P6 बल के लिए कोई दूरी नहीं है, दूरी वहाँ क्या है? 0 है। तो P6 गुणे 0, तो क्या है इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, P1 बल की बात करते हैं तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। और इसकी दूरी O से कितनी है? D1 है। और P1 बल है तो इसका मान क्या हो जाएगा? P1 गुणे D1। उसी प्रकार जो P2 बल लग रहा है उसकी दूरी बिंदु O से कितनी है? D2 है। तो इसका मान हो जाएगा P2 गुणे D2। उसी प्रकार बिंदु C पे जो बल लग रहा है P3, उसकी दूरी है बिंदु O से D3, तो P3 इंटू D3 हो जाएगा। उसी प्रकार बिंदु D पे P4 बल लग रहा है, उसकी दूरी है D4, तो P4 इंटू D4 हो जाएगा। उसी प्रकार जब बिंदु E पे हम पहुंचते हैं तो बिंदु E पे बल जो लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, और ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है उसे हम प्लस में लेंगे और जो नीचे की तरफ बल लग रहा है उसे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है।
तो P5 बल ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसे हम प्लस में लेंगे। तो इसका जो गुण हो जाएगा P5 गुणे D5, इसकी बिंदुओं से दूरी है तो सभी गुणों को जोड़ देते हैं। तो P6 गुणे 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये P1 D1, P2 D2 और P3 D3 और P4 D4, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आके ये सब प्लस में हो जाएंगे। और P5 प्लस में है तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर के बाद ये P5 D5 हो जाएगा। तो इससे यही सिद्ध होता है कि जितने सारे बल की दिशाएं नीचे की तरफ हैं, सभी के घूर्णों का बीजगणितीय योग जो बल ऊपर की तरफ लग रहा है उसके बीजगणितीय योग के क्या है, बराबर है। तो यही घूर्णों का सिद्धांत है। अगला टॉपिक है लीवर। कोई लीवर एक दृढ़ तथा एक सीधी या एक वक्राकार छड़ है जो स्थिर बिंदु पर घूम सकती है। लीवर क्या होता है, कोई एक सीधी या वक्राकार छड़ होगी जो एक किसी स्थिर बिंदु पर घूम सकती है। लीवर का प्रयोग कोई बल या प्रयास लगाकर किसी बोझ को उठाने या सहारने में किया जाता है, जैसे हैंडपंप हो गया, शीशा हो गया झूला झूलने वाला बच्चों का, या कैंची हो गया, या क्रोबर हो गया। ठीक है, शीशा को समझते हैं, शीशा से लीवर को समझने का प्रयास करते हैं। जब बच्चे झूला झूलते हैं तो झूला झूलने वाला इस जो बीच वाला पॉइंट होता है इस पर क्या होता है, फिक्स होता है। नट और बोल्ट के सहारे वहाँ क्या होता है, वो फिक्स होता है। और दोनों छोर पे बच्चे बैठे होते हैं। ठीक है, तो जो छोर उठता है वो क्या होता है, लोड होता है, और जो छोर दबता है वो क्या होता है, प्रयास किया जाता है। मतलब उस पर बल लगा के हम नीचे की तरफ दबाते हैं। ठीक है, तो जो जिस साइड का झूला ऊपर उठता है उसे हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। ठीक है, और जिस साइड का झूला नीचे की तरफ आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रयास कहते हैं। प्रयास मतलब कि हम उसे बल लगा के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने तरफ लोड को उठाने के लिए। किसके द्वारा, फलक्रम के द्वारा। तो फलक्रम से क्या होता है, वो झूला ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, तो लीवर क्या होता है, एक दृढ़ या सीधी या वक्राकार छड़ होगी, ठीक है, जो स्थिर बिंदु पर घूम सकती है। यहाँ घूम रही है बीच में। ठीक है, लीवर का प्रयोग बल या प्रयास लगाकर किसी बोझ को उठाने या सहारने में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक छोर से ये बच्चा उठ रहा है और ये एक छोर से क्या कर रहा है, उसे दबा रहा है। अब यहाँ क्रोबर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि एक वक्राकार छड़ है, आपको दिख रही है। इस छड़ के द्वारा क्या किया जा रहा है कि इस बोझ को उठाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बोझ यहाँ पे क्या कर रहा है, फलक्रम का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, फलक्रम का काम कर रहा है, जिसके द्वारा जब हत्थे पर नीचे की तरफ बल लगाया जा रहा है तो ये जो सामान है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोड है, और यहाँ क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। और ये बीच में क्या है, यहाँ लीवर है, जिस पे ये जो छड़ वक्राकार छड़ है क्या कर सकती है, यहाँ पे घूम सकती है। तो अगला टॉपिक है लीवर का सिद्धांत। लीवर का सिद्धांत घूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। और घूर्णों का सिद्धांत हमने इससे पहले पढ़ा है कि प्रदक्षिण में घूर्णों का बीजगणितीय योग बराबर प्रवाम में घूर्णों का योग, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मान लीजिए इस फिगर में एक लीवर दिया हुआ है और इस लीवर के जो बीच में है ये फलक्रम है, आलम्ब है, जिस पे ये लीवर घूम सकता है, स्वतंत्र है घूमने के लिए। और इसके बी बिंदु पे एक लोड लगा हुआ है W, और इसके ए बिंदु पे P बल लगा हुआ है। P बल लगा के हम इस लोड को खींचने का, फलक्रम के द्वारा खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस P को हम क्या कहेंगे, प्रयास कहेंगे। जो बल लगा के हम खींचेंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रयास कहेंगे। और आलम्ब से जो भुजा वो होगी उस भुजा को हम क्या कहेंगे, प्रयास भुजा कहेंगे। और जिस बल को हम उठाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, जिस भार को हम उठाएंगे उसे क्या कहेंगे, भार तो कहेंगे ही। और फलक्रम से आलम्ब से उसकी दूरी को क्या कहेंगे, हम भार भुजा कहेंगे। तो बल P का इस फलक्रम आलम्ब के परितः गुण क्या हो जाएगा, बल P गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है, प्रयास भुजा लंबवत दूरी है, और बल क्या है, P है। इस बल को क्या कहते हैं, हम प्रयास कहते हैं। तो प्रयास गुणे प्रयास भुजा। और इस इधर की बात करते हैं बिंदु B पे, तो W भार लटका हुआ है, तो भार गुणे इसकी लंबवत दूरी कहाँ से, फलक्रम से। फलक्रम से आलम्ब से इसकी दूरी क्या है, भार भुजा इसकी दूरी है। तो क्या हो जाएगा, भार गुणे भार भुजा। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और इससे पहले हमने पढ़ा भी है
कि यही घूर्ण का सिद्धांत है कि प्रवाम में घूर्णों का योग बराबर प्रदक्षिण में घूर्णों का योग होता है। ठीक है, तो यही लीवर का सिद्धांत है। अगला टॉपिक है लीवर का यांत्रिक लाभ। तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि लीवर के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रयास गुणे प्रयास भुजा बराबर भार गुणे भार भुजा। ठीक है, तो प्रयास यहाँ क्या है, पी है, जो लोड लगा के हम किसी भार को उठा रहे हैं, तो प्रयास क्या है हमारा, पी है। और प्रयास भुजा क्या हो जाएगी हमारी, एसी प्रयास भुजा हो जाएगी। तो पी गुणे एसी हो जाएगा बराबर भार, भार है, भार क्या है, डब्लू है, तो डब्लू गुणे भार की भुजा क्या है, बीसी है, तो डब्लू गुणे बीसी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी गुणे एसी बराबर डब्लू गुणे बीसी हो जाएगा। और जब दोनों को हम पक्षांतर करेंगे तो एसी बटे बीसी बराबर डब्लू बटे पी हो जाएगा। इसे हम मैकेनिकल एडवांटेज इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसका यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, प्रयास भुजा बटे भार भुजा, या हो जाएगा भार बटे प्रयास, इसका यांत्रिक लाभ हो जाएगा। और इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, किसी लीवर की प्रयास भुजा तथा भार भुजा के अनुपात को लीवर का यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है, किसी लीवर की प्रयास भुजा तथा भार भुजा के अनुपात को लीवर का यांत्रिक लाभ कहते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगला टॉपिक है सरल लीवर के प्रकार। सरल लीवर के प्रकार कितने होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के लीवर, द्वितीय श्रेणी के लीवर और तृतीय श्रेणी के लीवर। यहाँ आप लोगों को हम एक ट्रिक बताना चाहेंगे। आपको ट्रिक है ये याद रखना होगा, FLE आपको याद रखना होगा, जिससे तीनों श्रेणी के लीवर आपको आसानी से याद रहेंगे। F का मतलब होता है फलक्रम, जिसे हिंदी में आलंब कहते हैं। L का मतलब होता है लोड, जिसे हम हिंदी में भार या बल कहते हैं। ठीक है, और E का मतलब होता है इफोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रयास कहते हैं। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला लीवर जो प्रथम श्रेणी का लीवर है वो क्या हो जाएगा, जो पहला आ रहा है फलक्रम, आलंब, आलंब क्या होगा, बीच में होगा, और भार और प्रयास दोनों अगल बगल होंगे, तो ये हो जाएगा प्रथम श्रेणी का लीवर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दूसरा नंबर आ रहा है लोड बल, यल, लोड बल या भार आ रहा है। तो जब लोड या भार जब बीच में होगा और फलक्रम और प्रयास अगल बगल होंगे, तब क्या हो जाएगा, ये द्वितीय श्रेणी का लीवर कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो तीसरा वाला इसमें आ रहा है, जब तीसरा वाला बीच में हो जाएगा, मतलब जब प्रयास बीच में हो जाएगा और आलंब और भार जब अगल बगल हो जाएंगे, तो हमारा तृतीय श्रेणी का लीवर कहलाएगा। फिगर से देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें जो प्रयास है, जो पी है, प्रयास है, वो क्या है, बीच में है, और जो फलक्रम है आलंब है, और जो लोड है, जो भार है, वो क्या है, अगल बगल है। ठीक है, बीच में क्या है, प्रयास है, तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो चलिए आगे हम उदाहरण से जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम श्रेणी के लीवर, प्रथम श्रेणी के लीवर कौन होंगे, जो जिसका आलंब बीच में होगा। तो सीसा, सीसा क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का लीवर हो जाएगा। सीसा के बीच में क्या होता है, फलक्रम होता है, और भार और प्रयास के दोनों क्या होते हैं, अगल बगल होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा आपका क्रोबर। क्रोबर के बीच में यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आलंब है। हम इस क्रोबर के जो ऊपर वाला सिरा, इस पर क्या लगाएंगे, हत्थे पे हम यहाँ पे बल लगाएंगे, तो ये क्या होगा, लोड, ये जो भार है उठेगा। तो यहाँ फलक्रम क्या है, बीच में है, तो ये प्रथम श्रेणी का लीवर हो जाए। अगला उदाहरण है कैंची। कैंची के बीच में देखिए यहाँ क्या है, फलक्रम है, और हम कैंची के अगल बगल पे क्या करेंगे, यहाँ हम बल लगा के इसको दबाएंगे, तो इधर क्या होगा, सामने हमारा कटेगा। ठीक है, तो ये पीछे क्या हो गया, जो पीछे से जब हम दबाते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा प्रयास हो गया, और इधर क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के लीवर के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, क्रोबर हो जाएगा, क्ला हैमर हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, झूला झूला। ठीक है, और कैंची ये प्रथम श्रेणी के उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, भार उठाने वाली गाड़ी हो जाएगी, एक पहिए वाला ठेला हो जाएगा, और सरौता हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमने पढ़ा है कि लोड क्या होगा, बीच में लगेगा, लोड क्या होगा, बीच में लगेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो भार उठाने वाली छड़ है, इसमें लोड क्या हो रहा है, यहाँ बीच में लग रहा है, और फलक्रम क्या है, फलक्रम यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से हम बल लगा के प्रयास करेंगे। ठीक है, इस हत्थे पे हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे। उसी प्रकार अगला उदाहरण है एक पहिए वाला ठेला। तो एक पहिए वाला ठेला जो लास्ट में यहाँ क्या हो रहा है, ये ठेला चलेगा, डगरेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फलक्रम या आलंब कहेंगे। ठीक है,
और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इस पर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, बीच में लोड है, ठीक है। और अगला उसी तरह से उदाहरण हो जाएगा सरौता। सरौता में जो किनारे पे है वो क्या है, फलक्रम है, इसी पे सरौता घूमेगा, ठीक है। जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसी पे क्या होगा, सरौता घूमेगा। और बीच में हम क्या करेंगे, कोई चीज़ रख के उस पर, ये बीच में जो क्या है ये भार है, और हम सरौता के जो किनारे पे हम क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, बल लगाएंगे, यहाँ प्रयास लगाएंगे, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी लीवर के उदाहरण क्या क्या हो गए, भार उठाने वाली छड़, एक पहिए वाला ठेला और सरौता, ये द्वितीय श्रेणी लीवर के क्या है, उदाहरण है। अगला है तृतीय श्रेणी के लीवर। तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण क्या हो जाएगा, चाकू हो जाएगा, पैदान हो जाएगा और चिमटी हो जाएगा। तो हमने तृतीय श्रेणी के लीवर में क्या पढ़ा है कि ई मतलब क्या है, इफोर्ट मतलब जो प्रयास होगा वो क्या होगा, बीच में होगा। ई मतलब इफोर्ट, प्रयास क्या होगा हमारा, बीच में होगा, तो क्या होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, ठीक है। प्रयास बीच में होगा और जो आलंब होगा और जो भार होगा वो अगल बगल होगा। तो तृतीय श्रेणी का उदाहरण है चाकू। चाकू से देख लेते हैं, चाकू को हम बीच में क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। और जो हाथ से पकड़ते हैं वो क्या करता है, काम लीवर का काम करता है, ठीक है। और लोड जो इसके होता है किनारे पे जिसे हम काटते हैं वो क्या होता है, लोड होता है, भार होता है, ठीक है। और जो हाथ से जब हम चाकू को पकड़ते हैं तो किसका काम करता है, आलंब का काम करता है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, पैदान हो जाएगा। पैदान में क्या होता है, ठीक है, पीछे लोड होता है, पैर के जो पीछे वाला पौदान होता है वो क्या होता है, लोड होता है। और आगे वाला क्या होता है, फलक्रम होता है, जो अंगूठा जिसमें पहनते हैं वो क्या होता है, फलक्रम आलम्ब होता है, उसी पे पैदान क्या करता है, घूमता है। और बीच में क्या होता है, हम बल लगा के उसको दबाए रखते हैं जिससे पैदान इधर उधर ना भागे, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, चिमटा भी तृतीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। तो चिमटा में क्या होता है, चिमटा में हम बीच में ये किनारे पे क्या होता है, यहाँ पे चिमटा मुड़ जाता है, किनारे पे बिंदु सी पे क्या होता है, चिमटा मुड़ जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फलक्रम हो गया। और बीच में हम क्या करते हैं, चिमटे पे दबाव डालते हैं, लोड लगाते हैं, मतलब बल लगाते हैं, तो वो क्या हो गया, प्रयास हो गया। और किनारे पे हम चिमटे से क्या उठाते हैं, कोई भार उठाते हैं, तो वो भार हो गया। तो इस प्रकार तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण क्या हो गया, चिमटा भी तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तो तृतीय श्रेणी के लीवर के कौन कौन से उदाहरण हो गए, चाकू हो गया, पैरदान हो गया और चिमटा हो। एक उदाहरण दिया हुआ है अंकित प्रश्न का। प्रश्न है, कह रहा है कि एक बल का परिमाण 10 न्यूटन है, यह एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग क्या इसका फिक्स है, और बद्ध बिंदु से बल की दूरी कितनी है, 4 मीटर है, तो घूर्ण उस पर कितना लगेगा, पूछ रहा है। मान लीजिए क्या है, कोई पिंड है जिसके एक किनारे पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, और एक किनारा इसका क्या है, यहाँ फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी दूरी कह रहा है कि 4 मीटर है। तो इस पर कह रहा है कि घूर्ण कितना होगा। तो हमने घूर्ण की परिभाषा क्या पढ़ा है, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। तो घूर्ण यम बराबर क्या हो जाएगा, बल क्या है, 10 न्यूटन है, तो 10, और दूरी कितनी है, 4 है, तो 10 गुणे 4, तो हमारा 40 न्यूटन मीटर क्या आ जाएगा, घूर्ण आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर सही उत्तर होगा, 40 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ डाउट हो रहा है, आपको आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी पढ़ सकें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।